गुड मॉर्निंग साथियों। टेंजेंट एंड नॉर्मल की आज की क्लास में ख़त्म ही करेंगे इसे। अब बहुत हो गए इसके क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन और करके नया टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। आज टेंजेंट एंड नॉर्मल में पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल रहा है कि क्वेश्चन है टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम origin to the curve y is equal to sin x. Prove that their point of contact lies on the curve x square y square is equal to एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर आप इसे डायग्राम से समझें तो ये हमसे कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर यहाँ पे ओरिजिन हो और हमने एक कर्व बना दिया, ये कर्व कुछ और नहीं है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, तो इस कर्व में जो टेंजेंट आएगी वो कहाँ से आएगी, ओरिजिन से आएगी कर्व पे। टेंजेंट जो बनेगी वो ओरिजिन से बनेगी कर्व पे। अब हमें कुछ ऐसा मॉडिफाई करना है इस कर्व को कि टेंजेंट इसके क्या हो, मतलब जो ओरिजिन से लाइन आए वो टेंजेंट हो इस कर्व के, तो ऐसे बना लेंगे। अब आपको आया समझ में। देखो ये टेंजेंट ही है, कर्व आपका ये रहा जो कर्व फॉर्म में है, बाउल फॉर्म में है, वो आपका कर्व है, और टेंजेंट आपकी ये है, ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। बस ये ओरिजिन भाई आपके x, y होंगे। x, y कितना होगा, 0, 0, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होंगे p कितने, x1, y1। यहाँ तक पढ़ के मुझे इतना समझ में आया कि ये जो कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इस पे जो टेंजेंट आ रही है वो 0, 0 से आ रही है, ओरिजिन से आ रही है। ठीक है, अब हमें बताना है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है किसका, कर्व का, और टेंजेंट का जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x1, y1 वो इस कर्व में लाई करेगा। हमें कुछ ऐसा बताना है। तो ऑब्वियसली अगर आप ये प्रूफ कर दोगे ना, क्योंकि इस कर्व में अगर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा मेन एम ये है कि एक्स स्क्वायर की जगह x1 स्क्वायर आना चाहिए, वाई स्क्वायर की जगह साथियों y1 स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसी x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर होना चाहिए। जब हम ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा या सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, कुल मिला के समझ में आए ना ये बात कि टेंजेंट ओरिजिन से इस कर्व पे पड़ेगी। ठीक है, ओरिजिन है तो x, y 0, 0 हो जाएगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 है। तो हमें बोला हमें ये प्रूफ करना है कि जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इस कर्व में लाई करेगा। अब अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1, y1 है और वो इस कर्व में लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो। और कर्व की इक्वेशन से देखिए आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कि x स्क्वायर की जगह x1 स्क्वायर आएगा और y स्क्वायर की जगह y1 स्क्वायर आएगा। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही देखिए आपको गिवन कर्व कितना दे रखा है, गिवन जो आपका कर्व है वो कितना है। तो यार आपका गिवन कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, आप स्लोप निकालने के लिए इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, स्लोप हो जाएगा dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1, y1। देखिए क्या बन जाएगा आपका, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स, बट वो कॉस एक्स ना होके कॉस x1 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देखना है। तो जैसे dy/dx साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, तो अगर हमें पर्टिकुलर x1, y1 में देखना है तो उसे कॉस x1 मान लेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई यार। ठीक है, एक तरह की इक्वेशन ही है। और आप एक काम करो, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी आपको भी पता है, वो होती है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर स्लोप के, और पर्टिकुलर किस पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे x1, y1 पे। तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, स्लोप आपका कितना आया, cos x1 आया,
ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से आया। अब इतनी बातें हो गई, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाए अभी। तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, ये जो टेंजेंट है ये कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं हम, ओरिजिन से। तो टेंजेंट में एक पॉइंट ओरिजिन भी होगा 0,0। तो हम यही लिखेंगे कि सिंस ये जो हमारा है टेंजेंट ये पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन, ये जो हमारा टेंजेंट है ये ओरिजिन से भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया, डायग्राम का कोई काम नहीं है। टेंजेंट जो है हमारा वो ओरिजिन से भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो ओरिजिन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए होगा क्या, y की जगह 0 आएगा। सर y की जगह क्यों 0 डाल रहे हो, y1 की जगह क्यों नहीं डाल रहे। तो आपने अभी डायग्राम देखा था, x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके, टेंजेंट के और कर्व के। ओरिजिन वहाँ आ ही नहीं रहा, ओरिजिन वाले पॉइंट तो 0,0 हो जाएंगे, ठीक है। और ओरिजिन वाले पॉइंट असली में होंगे कौन, x, y, x और y होंगे। डायग्राम में दिखाई भी था आपको। x1 y1 तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कर्व और टेंजेंट के, ओरिजिन से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो y की जगह 0 डाला, माइनस y1 ऐसी, x की जगह 0 डाला, माइनस x1 ऐसी। अब बराबर आए किसके, cos x1 के। तो यार यहाँ से आपका कितना आया, y1 बाई x1 माइनस माइनस का बराबर कितने के, cos x1 के। क्लियर है इतना, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y1 बाई x1 आपका कितना आया, cos x1 आया। इसको आप अपनी कोई इक्वेशन मान लो अल्फ़ा। अब एक इक्वेशन तो ऐसी बन गई, इससे मिलती जुलती है। हम बेसिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। और उसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। आप भूले तो नहीं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये कर्व में भी लाई कर रहे हैं, टेंजेंट के तो है ही, कर्व के भी हैं। तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंस x1, y1 जो आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है लाइज ऑन y इज इक्वल टू साइन x, इस पे भी ये लाई करेंगे। तो देयरफॉर इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो y की जगह आया y1 और साइन x की जगह साथियों x1 आया। ये आपकी हो गई बीटा इक्वेशन। बस वो इक्वेशन मिल जाएगी आपको। भी लालच आ ही गया होगा, जहाँ cos x1 है और sin x1 है तो आपको वहाँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी चाहिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर को, स्क्वायरिंग करेंगे बीटा स्क्वायर को, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कुछ और आ रहा है मन में, हाँ तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि y1 को मैं क्या लिख दूँ, यहाँ साइन लिख दूँ। तो साइन कॉस बाई साइन कॉट आ जाएगा, पर उससे कुछ लेना देना नहीं है उसका। आज हमें अपने दिल पे पत्थर रख के वो करना नहीं होगा कि हम यहाँ पे y1 की जगह यहीं पे साइन x1 डाल दे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, y1 है, इसका होगा स्क्वायर, और प्लस इधर क्या है, y1 बाई x1 है, उसका होगा स्क्वायर। और बच्चों इधर क्या है, साइन x1 का स्क्वायर है तो वो बनेगा साइन स्क्वायर x1, प्लस यहाँ cos x1 है उसका स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर x1 हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर x1 प्लस cos स्क्वायर x1। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आता है 1, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये आया y1 का स्क्वायर और ये आया y1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर, ये आया। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको पता ही चल गया था क्या प्रूफ करना है। एलसीएम लेंगे तो आप पे आएगा x1 y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर बराबर कितने के, 1 के। तो आप लिखेंगे x1 y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके ये x1 का स्क्वायर कहलाएगा। अब क्या करना है, उसके जैसा बना लो बस। उसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसे रहने दो यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए ना आपको, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए। आ सकता है, आ भी सकता है, देखते हैं। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें चाहिए, आ गया x1 y1 स्क्वायर। अच्छा नीचे वाले का भी तो स्क्वायर था ना, दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे। ये कुछ ऐसा तो नहीं था, देखो एक मिनट, ये कुछ ऐसा था कि y1 का स्क्वायर अलग था और x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर था और उधर 1 आ गया था, है ना। मैंने ये गलती करी, x1 स्क्वायर नहीं लिखा। अब x1 स्क्वायर लिखेंगे, सिर्फ x1 डाल दिया था। y1 स्क्वायर है प्लस y1 स्क्वायर है और x1 स्क्वायर इधर जाएगा एलसीएम के बाद, बस बन गया ऑटोमेटिकली।
x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर को अकेला रहने दो, इस वाली चीज़ को उधर ले जाओ, तो x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर आएगा। और जब हम इसे जनरलाइज करेंगे तो x1 y1 बन जाएगा xy, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से प्रूफ हो गया ये कि टेंजेंट जो है इस कर्व पे लाई करेगा। ये कर्व कौन सा है जो दिखा नहीं है, होगा ऐसा कर्व, दिखा नहीं होगा आपको, है ना। एक लाइन से हम इन्फिनिट नंबर ऑफ कर्व दिखा सकते हैं, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि डिटरमाइन पॉइंट्स ऑन कर्व, डिटरमाइन पॉइंट्स ऑन कर्व 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट विच tangent is parallel to line x plus y is equal to 0। ये ठीक है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि आपको ये पॉइंट्स बताने इस कर्व में 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर में, जहाँ पे टेंजेंट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, बट आप समझ जाएंगे ये कर्व है। ठीक है, इसकी टेंजेंट ये हो गई और यहीं पे एक लाइन पैरेलल होगी, चाहे आप इधर बना लो चाहे इधर बना लो, बात एक ही। ये लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ये हमारी टेंजेंट है। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, कर्व ये रहा है ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा x1 कॉमा y1। ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लिया आपने। ये हम पे कर्व है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो हमारा टेंजेंट है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो लाइन है, गिवन लाइन जो है वो है क्या। गिवन लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे वैसे फॉर्म में लिखें, कौन से फॉर्म में, कि ऐसे लिखें y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0, तो ये फॉर्म हमें आइडेंटिफाई हो रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो आपको m मिल गया स्लोप, m स्लोप कितना है, -1 है। ठीक है, दिख रहा है ना, m कितना है, -1 है, स्लोप आपका आ गया -1। क्लियर, लाइन का स्लोप इतना है, बट दिस लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट। ये जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, किसके, टेंजेंट के। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कितना हो गया, -1 हो गया। इसे हम पहले इक्वेशन मान लेंगे, टेंजेंट का स्लोप भी कितना है, -1 है। अब हम वहाँ से कर्व से एक बार स्लोप निकालते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो नाउ आप ये देखें, पॉइंट ही निकालना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। तो आप लोग ये देखिए, गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व है 2y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्लोप कितना होगा, स्लोप आपको पता है, इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो 2 तो ऐसी, y का हो गया dy बाई डी एक्स, 3 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। अब आपको पता है देखो, 0 माइनस 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आया, आपका आया -x, और dy बाई डी एक्स पर्टिकुलर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 कॉमा y1 आ गया -x1। ये सेकंड है, ये भी हमारा स्लोप किसका आया, टेंजेंट का आया। दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी टेंजेंट का क्या है, स्लोप है। तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, एक तो गिवन लाइन से आया हमारा स्लोप का टेंजेंट क्योंकि पैरेलल वाली कंडीशन लगाई, और एक हमारे कर्व से आया डिफरेंशिएट करके। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, करेंगे तो -1 फर्स्ट से आया, सेकंड से -x1 आया, इससे ही कैंसिल हुआ, x1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब अगर x1 की 1 आ गई वैल्यू, आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व में भी है, तो यही वैल्यू किस में डालेंगे, कर्व में, और हमारा एक और आ जाएगा
तो यहाँ पे मेरे हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ कंसेप्ट लगना था। नाउ पुट x1 इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को अल्फ़ा मान लो। मैंने बोला था ना आप इक्वेशन के हिसाब से नहीं चलनी चाहिए, इक्वेशन आपके हिसाब से चलनी चाहिए। तो पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन अल्फ़ा में डालेंगे तो 2y देखो कितना आया, 2y आया 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो 2y बराबर आया 3 माइनस 1 कितना 2, 2 से 2 कैंसिल। अब ये y की जगह कितना आएगा, y1 आएगा, तो y1 आपका 1 आ गया। तो पॉइंट्स आपके क्या आए, पॉइंट्स आए आपके 1,1। क्लियर, पॉइंट्स आपके कितने आए बच्चे, 1,1 आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू 2y प्लस x इज इक्वल टू 0। ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका निकाल देंगे उसका नेगेटिव कर देंगे, बस आगे करना तो ऐसे ही है ना बच्चों। तो होगा कैसे, सिंपल सी बात है, आप कर्व बनाएंगे, आपने कर्व बनाया, ये होगी टेंजेंट, टेंजेंट ये कर्व हो गया जो आपको दे रखा है ना, ये वाला अल्फ़ा मान लेते हैं इसे पूरे इसको। तो ये कर्व आपका अल्फ़ा है, ये टेंजेंट है, और ये हमारी गिवन लाइन है, परपेंडिकुलर है, कितनी 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप निकालते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। मान लो इसका स्लोप m1 है और अपने टेंजेंट का स्लोप क्या है, m2 है। तो हमें पता है परपेंडिकुलर कंडीशन लगेगी, तो गिवन लाइन कितनी है, गिवन लाइन है 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसे लिखोगे 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखोगे, और नेक्स्ट लाइन में 2 को नीचे ले जाओगे और आगे लिखोगे 0। कंपेयर करोगे आप इसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अब ध्यान से देखिए, y की जगह y है, c की जगह 0 है, ठीक है, और m की जगह कितना है, -1/2 है, और m कुछ और नहीं है, m आपका m1 है, तो देयरफॉर m1 जो है -1/2 आ गया गिवन लाइन का। अब लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप आप m2 मान लेना, और यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे। दो अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो स्ट्रेट लाइन में उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है, -1 आता है, ठीक है। तो अगर आप इसे m2 की जगह mt बोलना चाहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसमें भी कोई बुराई साथियों नहीं है, ठीक है। तो m1 mt इज इक्वल टू -1, mt की वैल्यू आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/m1। m1 आपको पता ही है कितना है, ऊपर से देखो कितना है, -1/2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 गया ऊपर, तो ये है। तो हम पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 2 आ गया। एक बार हम निकालेंगे कर्व से, तो गिवन कर्व है कितना, कर्व आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर कितने के, 1 के। दोनों को डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो 4 ऐसी, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, 9 ऐसी, वाई स्क्वायर का कितना 2y, दुश्मनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, dy/dx लगाना पड़ेगा, ठीक है, और 1 का हो गया 0। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से dy/dx कितना आया, तो dy/dx यहाँ से आएगा, आप खुद देखिए, ये -8x हो जाएगा उधर जाके, शाबाश, और नीचे देखिए कितना है ये, 9 2 18y, तो ये आ जाएगा 18y। क्लियर है भाई, ये 18y dy/dx है, और ये 4 2 8 है, 8 उधर जाके माइनस का हो गया, और 9 2 18y, 18y अब अलग ही है, इंडिपेंडेंट है, तो नीचे आ जाएगा। 2 4 8, 2 9 18, और इसे अब पर्टिकुलर बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसे पर्टिकुलर बनाएं, पर्टिकुलरली आएगा कितना, dy/dx एट x1, y1, मतलब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द कर्व।
आपका कितना आया -4x1/9y1। अब एक तो स्लोप आपका ये आया था, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे आप सेकंड मान लो, ठीक है, और दोनों को इक्वेट कर दो। तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों ही टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट देंगे। तो यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आया -4x1/9y1, यह आया, ठीक है। 2 2 जो कट गया 4, तो आप पे कुछ ऐसा आया कि 9y1 जो है -2x1 के बराबर है, बट यहाँ से पॉइंट तो निकले नहीं। तो अब आपका सेवियर कौन है? कर्व है। कर्व में आप जैसे ये डाल देंगे तो आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं बननी चाहिए, इसमें आपके बीच में मतभेद नहीं होना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों पे कॉमन है, स्लोप मतलब टेंजेंट पे भी है और आपके कर्व में भी है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में भी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप स्ट्रेट लाइन में डाल दो, वहाँ से भी निकल जाएगा, कर्व से डाल दो, ये है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो हमारा कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन में भी लाई करेगा, नहीं, ऐसे नहीं कह सकता मैं। बताऊँ क्यों? क्योंकि मान लो मैंने क्या करा, मैंने ये यहाँ बनाया, क्या चीज़, जो आपकी गिवन लाइन है 2y + x = 0। तो देखो अब बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके साथ है? भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा टेंजेंट और कर्व का ही होगा। मैंने परपेंडिकुलर यहाँ बना दी, अभी भी कंडीशन वही है, स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है, बट अब ये जो लाइन है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में लाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो शायद आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इस लाइन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, लाइन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकलेगा या लाइन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकलेगा, आपको डालना पड़ेगा ये चीज़ कर्व में, ठीक है। तो आप देखिए कर्व आपको दिख ही रहा है और ये भी उसी के जैसा ही है। तो हम क्या करेंगे, पुट इन अल्फ़ा, अल्फ़ा में डालेंगे। तो देखिए कैसे, 4 हुआ, x² हुआ, ठीक है, 9 हुआ, ठीक है, बराबर 1 के, और यहाँ पे है y²। अब अगर आप यहाँ से देखें ना, y है -2x1/9, वही डालेंगे तो -2x1/9 और y का चल रहा है स्क्वायर। मैंने सिर्फ y की वैल्यू डाली, y की वैल्यू कितनी है -2x1/9, यहाँ डाल दी और स्क्वायर चल रहा है तो चलेगा। अब यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखिए होगा क्या, ये भी इक्वेशन काम की है बहुत। ये क्या 9 स्क्वायर के अंदर है? हाँ जी, तो आप ऐसे काट नहीं सकते, तो 4x1² 9 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, x1 का स्क्वायर x1² होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, बराबर कितने के? 1 के, ठीक है। 9 ऐसी, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, x1², ये सारी चीज़ें। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 9 4 जा कितना? 36 x1², और साथ में आपके 4x1² भी चल रहा है, ठीक है। 9 4 जा 36 x1² और चल रहा है 4x1² और अपॉन में 9 चल रहा है और बराबर है 1 के, ठीक है। 9 4 जा 36 और 4x1²/9, ये 9 यहाँ से हट के इधर चल गया, ठीक है, ये 9 हो गया। 36 और 4 कितना होगा? 40 होगा। 40 x1² कितने के बराबर आया? 9 के, तो x1² की वैल्यू आई 9/40, और क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो x1 की 2 वैल्यू आई ±, 9 का रूट होगा 3 और ये आएगा √40, तो ±3/√40। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शायद आपको मिल ही गए, यहाँ पे डाल देंगे x की वैल्यू तो y की भी आ जाएगी। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकले, आपके कांटेक्ट पॉइंट्स निकले क्या? तो आप देखिए 2 वैल्यू हैं यहाँ पे x1 है, यहाँ पे y1 है। एक बार x1 की वैल्यू कितनी है? +3/√40 और एक बार है -3/√40। निकालेंगे यहीं से। आप एक काम करो, x1 की वैल्यू दे रखी ना, तो ये 2 को आप अपॉन में ले आओ, 9/2 हो जाएगा, माइनस को भी आप इधर ले आओ, तो x1 की वैल्यू है -9/2y1, ठीक है, और x1 की हमें वैल्यू दे रखी है y1 की निकालनी, तो ये बनेगा -2/9 ऐसे, ये, ठीक है। बात वही है, 9 को मैं नीचे भेज दिया, तो पहली वाली वैल्यू निकालते हैं -2/9, और x1 कितना है? x1 आपका है 3/√40, 3 3 जा 9, तो ये आएगा -2/3√40, -2/3√40। और मेरे हिसाब से कुछ प्लस माइनस वाली दिक्कत तो है नहीं, ये प्लस बनेगा, +2/3√40,
आप माइनस भी डालोगे तो क्या फ़र्क है, मल्टीप्लाई वाली टर्म है, खुद ही देख लो, -2/9 x1 की वैल्यू डालोगे ये वाली, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 2 जा 6 होगा, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 √40। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप कैसे बने, पहले तो है 3/√40, कॉमा -2/3√40, और दूसरा है -3/√40 और 2/3√40। ये है, क्लियर है, शाबाश। यही है, सही है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन कर्व, कर्व है आप पे y इज इक्वल टू x² + 3x + 4, यहाँ पे है द टेंजेंट टू विच passes थ्रू ओरिजिन। इस पे जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास करेगी, यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आप खुद देखिए, आपको बिना कुछ सोचे समझे इसे अल्फ़ा मानना पड़ेगा साथियों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब उनकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो इस कर्व का जो टेंजेंट है वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करे। तो ये तो वैसी क्वेश्चन हो गया जो पहले करा था, ओरिजिन से पास करें मतलब x1, y1 तो ऐसे रहेंगे और xy 0 बन जाएगा। कुल मिला के वही बात है ना, वो जो डायग्राम बनाया था ना, टेंजेंट गई थी, यूँ गया था, ओरिजिन से जा रही थी टेंजेंट, तो वही बात है। तो पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम x1, y1 मान लेते हैं और ज़रा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका, इसका x² का 2x होगा, 3x का 3 होगा, 4 का 0 होगा, और इसे पर्टिकुलरली बना लेते हैं कब, x1, y1 पे। तो x की जगह आएगा x1, ठीक है, x की जगह कितना आया, x1 आया, क्लियर है, dy/dx एट x1, y1, तो 2x1 + 3 आ गया। अब क्या है, अब हम फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी यार, आपको भी पता है, y माइनस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x माइनस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बराबर स्लोप के, जो आपका ये निकला कितना है, 2x1 + 3, ये हो गया। दिस पासिस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करता है, ये हमारा किससे पास करता है, ओरिजिन से। पहले वाले में हमने शायद इक्वेशन बनाई होगी, यहाँ पे हमें पॉइंट्स निकालने, ओरिजिन से पास करेगा तो यार आप क्या करोगे, y की जगह 0 डालोगे, 0 - y1, x की जगह भी 0, 0 - x1 और बराबर 2x1 + 3 के। मार्क माई वर्ड, x और y की जगह 0 डाल रहे हैं, x1 y1 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो थोड़ी है ओरिजिन पे। तो आप देखो 0 - y1 और 0 - x1 आपका आएगा -y1/x1, -x1 माइनस से माइनस कटेगा, तो आपका आएगा y1/x1 कितने के बराबर, 2x1 + 3 के। अब इसे हम संभाल के रख लेंगे, ठीक है, अपने पास संभाल के रख लेंगे। इसे हम अपने हिसाब से पहले इक्वेशन मान लेते हैं। अब सिंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है x1, y1 लाइज ऑन कर्व, कर्व पे भी लाई करते हैं, तो सिर्फ कर्व पे लाई करते हैं, तो कर्व की इक्वेशन को भी ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ये हम डील करेंगे, ठीक है। तो x1, y1 कर्व में लाई कर रहे हैं, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कर्व की इक्वेशन ये रही, y की जगह y1 बराबर x1² + 3x1 और +4 के, ठीक है। इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। देखो फर्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, x1 को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि दोनों फिर y1 हो जाएंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो
तो x1 जब उधर जाएगा तो x1 पहले से है x1 का, तो स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3x1, ठीक है। तो y1 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 आ गया। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, यहाँ से आएगा 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 और यहाँ से आया x1 स्क्वायर प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 4, नहीं ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। ये अब देखो आपको आता ही है क्या करना है, ठीक है। कुछ गलती देखें, यहाँ पे भी फिर x1 ही रहेगा, ये y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4, ठीक है। x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 सेकेंड से आया, फर्स्ट से आया 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1, बस 3x1 से 3x1 काट देंगे, x1 स्क्वायर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आएगा x1 स्क्वायर और उधर है 4। तो यार x1 की आपको 2 वैल्यू मिल गई, प्लस माइनस और 2 यार, ठीक है। x1 की प्लस माइनस 2 वैल्यू मिल गई, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट और सेकंड में से y1 भी मिल जाएगा, वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे, ठीक है। ये तो मैं फर्स्ट में भी डाल सकता हूँ, सेकंड में भी डाल सकता हूँ, कहीं भी डाल सकता हूँ, ठीक है। ये तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने टेबल बना दी, +2 है -2 है, फर्स्ट से डाल लो सेकंड से डाल लो, बात आपकी एक ही चलेगी, सेकंड थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट में डाल दो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 और ये भी 2 है, 3 2 जा 6 और 8 और 6 आ जाएगा आपका 14। -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 4 2 जा 8, 8 हो गया और x1 है -2, तो 3 × -2 -6 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा 2, 14 और -2, 2, क्लियर है। 2, 14 और -2, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन है, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है, पता है ना, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है। तो इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस टचेस इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आप पे क्या है, देखिए कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितनी है, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा पी, इस एलिप्स को टच कर रही है, एलिप्स एक तरह का कर्व ही है, तो हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना है। पी आपको पता है लेंथ ऑफ पॉइंट होती है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। क्या होता है पता है आपको, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट वो लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों थोड़ी देर के लिए हम ये अजम्पशन मान के चलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन कुछ और नहीं है, इस कर्व के लिए टेंजेंट है, ठीक है। ये जो कर्व है एलिप्स, इस पर ये क्या है, टेंजेंट है। ये जो हमें दे रखी है ना एक्स कॉस अल्फ़ा, इसकी नॉर्मल फॉर्म है ये ऐसे वाली, ठीक है। ऐसा मान के चलेंगे तो अज्यूम करते हैं कि ये एक टेंजेंट ही है, ठीक है। ये अज्यूमिंग एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी एज टेंजेंट टू इलिप्स। इलिप्स पे एक कर्व होता है, तो उस पर हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये कुछ और नहीं है, टेंजेंट है। अब बच्चों एक काम करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप x1 y1 मान लेना, तो यहाँ पे x1 लिख लेंगे, यहाँ पे y1 लिख लेंगे। एक बात तो ये हुई। अब आप खुद ही देखिए कि जो x1 और y1 है वो इलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो वी कैन ऑल्सो राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज, आपको पता है देखो टेंजेंट बिल्कुल कर्व का ही जैसा होता है, टेंजेंट बिल्कुल कर्व के ही जैसा होता है, मतलब उसकी इक्वेशन भी टेंजेंट की जैसी होती है। तो आपने ऐसे बहुत से क्वेश्चन करें, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, इसमें से एक एक्स तो ऐसे ले लेंगे, एक एक्स ऐसे ले लेंगे,
ए स्क्वायर लिख लेंगे, एक वाई ऐसी एक वाई ऐसी, बी स्क्वायर लिख लेंगे और एक 1 ऐसी है। अब आपको पता है क्योंकि कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या माने, x1 y1 माने, तो हम एक x की जगह x1 और एक y की जगह y1 रख देंगे। रख दिया, चलिए बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान के और इस इक्वेशन को सेकंड मान के दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है, कुछ अलग थोड़ी है। ये तो आपको पता ही है, ये टेंजेंट ही मान के हम अज्यूम करके चले कि हम टेंजेंट की इक्वेशन मानेंगे इस एलिप्स या इस कर्व के लिए, और कर्व भी तो हमें टेंजेंट ही देगा। अगर हम एक x की जगह x1 डाल दें और एक y की जगह क्या डाल दें, y1 डाल दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, वो लाइन बन जाएगी ऐसी, है ना। ये है। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात है कि दोनों एक ही चीज़ हैं, तो हम कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट को और सेकंड को, पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं। ठीक है, साथ में चलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट कितना है, कॉस अल्फा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कितना है, x1 का कोफिशिएंट x/a², शाबाश, x/a² है। तो पहले तो ये चीज़ पता चली हमें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम पे, चलिए आज बड़ा डिस्टर्बेंस है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कॉस अल्फ़ा का x1 का कोफिशिएंट कितना है, कॉस अल्फ़ा है, क्योंकि दोनों टेंजेंट हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों अलग अलग रूप है। यहाँ x1 का कोफिशिएंट कॉस अल्फ़ा है और यहाँ x1 का कोफिशिएंट x/a² है, दोनों को रख दिया बराबर। यहाँ y1 का कोफिशिएंट है साइन अल्फ़ा और यहाँ पे y1 का कोफिशिएंट है y/b², इनको भी रख दिया बराबर। ऐसे ही देखें, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है, p है, p भी एक लेंथ है, और वहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है। ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सब बराबर होंगे, तो आप ये देखिए, हम पे x/a² अपॉन कॉस अल्फ़ा कितना आया, x/a² है ये, इसके नीचे कॉस अल्फ़ा भेजा है ना, वैसे a² नीचे ही जाएगा, मैं नहीं ले जा रहा, तो x/a² अपन कॉस अल्फ़ा आएगा 1, शाबाश। ऐसे यहाँ बताइए y/b² अपॉन साइन अल्फ़ा कितना आएगा, ये भी बच्चों आपका 1 आएगा, शाबाश। ऐसे आप यहाँ पे देखिए 1/p कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। तो क्योंकि तीनों 1 के बराबर हैं तो तीनों को हम बराबर लिख दे रहे हैं, तीनों 1 के बराबर हैं तो तीनों को हम बराबर लिख दे रहे हैं, ठीक है, तीनों 1 के ही बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग ख़राब करते हैं, तो इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। कोर्स आपके हंसने खेलने के लिए थोड़ी है, कोर्स तो असली रियलिटी को दिखाने के लिए, यह है फिर असली रियलिटी। तो देखिए, क्योंकि तीनों 1 के बराबर है तो हमने लिखा x/a² कितने के बराबर, कॉस अल्फ़ा के बराबर, और y/b² कितने के बराबर, साइन अल्फ़ा के बराबर, और 1/p भी कितने के बराबर, 1 के बराबर। ये तीनों 1 के बराबर हो गए, हमने ऐसे मान के चल लिए, ठीक है। तो फाइनली हम पे इतनी चीज़ आ गई। अब जब हम ये 3 है ना, हम पे पहला दूसरा तीसरा p तो चाहिए ही, तो हम एक बार फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग फर्स्ट और थर्ड, पहले और तीसरे को इक्वेट करेंगे तो x/a² अपॉन कॉस अल्फ़ा बराबर आया 1/p के। क्लियर है इतना, शाबाश। कॉस अल्फ़ा को इधर भेज दो बच्चे, ये हमारा आया फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की ना, यह है। तो मेरे पे है x/a² कॉस अल्फ़ा बराबर कितने के, 1/p के, यह है मेरे पास चीज़। और यहाँ पे a² कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हम भी वही चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ बने। तो हम क्या कर रहे हैं, a², अच्छा ये कॉस अल्फ़ा है ना, वो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था, कोई बात नहीं, हम यहाँ से कॉस अल्फ़ा निकालेंगे तो ये आगे हम पे px/a² बराबर कितने के, कॉस अल्फ़ा के, ये हम पे आगे px/a² कितने के बराबर आया, कॉस अल्फ़ा के, ठीक है। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो कॉस अल्फ़ा भी चाहिए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों से ही आए, ऐड करेंगे, मन तो वही कर रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना बना दें, 1 बना दें, उससे बात बनेगी तो ठीक है, पर फिर उससे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा जाएगा, कोशिश तो यही करनी है कि कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा जाए ना, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं यार ये, तो ठीक है, क्या करें, एक काम करें,
कि हमें a के साथ cos अल्फ़ा चाहिए, तो एक a वहाँ भेज देते हैं। तो देखो कुछ ऐसे करेंगे, पी एक्स बाई ए जो है वो आपका आ जाएगा। देखो एक a उधर भेजा, a cos अल्फ़ा आ गया, कोई बात नहीं बदली, a तो a है ही। एक में मेहनत कर लो, दूसरा तो वैसे ही लिखना है, ये लिख लिया। और इस p को ना हटा दिया है यहाँ से, यहाँ ले आए, तो आपका x बाई ए ये आ गया। इसे हम अल्फ़ा इक्वेशन मान लेंगे। ऐसे सेम इसके साथ करेंगे, सेकंड और थर्ड को करेंगे तो y बाई बी आएगा, a रहेगा नहीं b रहेगा, cos अल्फ़ा की जगह sin अल्फ़ा आएगा, और अपॉन में कितना आएगा, p आएगा। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर बीटा। क्लियर? दोनों को हमने एक जैसा बना दिया। अब जैसा क्वेश्चन चला रहा है वैसे चल रहे हैं, बट कोशिश तो ये करनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। प्रूफ वाले में तो देखना ही पड़ता है क्या चाहिए ना, तो वैसा है, क्योंकि हमें a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए था, वो यहीं से बनेगा। अब देखो होगा क्या, दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर देंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करा तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, शाबाश, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आया, और वहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से आएगा यार आप पे कितना, देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई कितना, पी स्क्वायर, और यहाँ से आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और अपॉन में कितना, पी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ अगर आप देखो ऊपर ही दिख रही है आपको, 1 है, दिख रही है ना, ये फ़ायदा हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो है ये आप इलिप्स से ही लाए ना। ये टेंजेंट की इक्वेशन थी, टेंजेंट और इलिप्स में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, हालांकि वो मार्क्स इसमें काटेगा कि x की जगह x1 और y की जगह y1 होना चाहिए, तो फिर हम यहाँ x1 y1 नहीं धरते, पर बात इससे भी बन जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ से 1 हो गई, तो बच्चों कितना आया, ये चीज़ बन गई 1। वो चीज़ है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और अपॉन में कितना है, पी स्क्वायर है ना, एलसीएम सेम आएगा, पी स्क्वायर को इधर भेजना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया आपका पी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर? शाबाश। चलिए आगे देखिए, हम पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि इफ़ अगर एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी टच इज सर्किल, ये वैसे ही है जैसे पहले करा, देखेंगे क्या चीज़ पूछ रहा है। सर्किल है एक्स की पावर एम वाई की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन, एक्स की पावर एम वाई की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन। प्रूव दैट, आपको कुछ प्रूफ करना है कि p की पावर m प्लस एन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई m की पावर m n की पावर n इज इक्वल टू m प्लस एन की पावर m प्लस एन कॉस m अल्फ़ा और साइन n अल्फ़ा। अच्छा, इसको तो हम छोड़ देंगे, इसको तो सर हम करेंगे ही नहीं पेपर में, नहीं यार कर लेना है ना। p की पावर m प्लस 1, m की पावर m, n की पावर n बराबर m प्लस n की पावर m प्लस n, कॉस की पावर m अल्फ़ा, साइन की पावर n अल्फ़ा। देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए भाई, इस चीज़ को तो हम टेंजेंट ही मान के चलेंगे, है ना। और एक काम करेंगे, इस सर्किल को ये टच कर रहा है, अब यहाँ पे वो नहीं डाल सकता, x1 y1 डालेंगे बात नहीं बनेगी। p की पावर m प्लस n चाहिए, अगर यहाँ पे डाल दूँ फिर कंपेयर करूँ, कंपेयर भी नहीं हो पाएगा ना, पावर m n है, तो क्या करें, एक बार इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैसे वाली पुराने वाले से तो बन ही नहीं रहा है, पहली नज़र में पता चल गया। बताओ क्यों? क्योंकि देखो ये वाली फॉर्म है, इसमें डालोगे भी आप x1 y1 कंपेयर कैसे करोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें x और y साथ में है, वहाँ तो प्लस में, यहाँ साथ में। पिछले वाली में प्लस था इसलिए कंपेयर कर पाएँ, यहाँ तो है ही नहीं प्लस वाली कंडीशन। देखो ना, ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई में है, वो प्लस में है, कंपेयर कैसे करोगे? या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो, तब कर सकते हैं कंपेयर। तो आप एक काम करो, जो करते ही हो स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालो। हालांकि ये टेंजेंट ही है, पर एक टेंजेंट की इक्वेशन आप यहाँ से बनाओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप x1, y1 ही मानना। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या आ जाएगा, कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल,
ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़, वाई एन एज इट इज़। फर्स्ट का करोगे x की पावर m का करोगे, m आगे x की पावर 1 कम m माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस x की पावर m ऐसी, m ऐसे x की पावर m माइनस 1, ठीक है। फिर x m ऐसी, इसका करेंगे तो y की पावर n का करना है, n पावर आगे y की पावर 1 कम और लगेगा dy बाई डी एक्स। और देखिए क्योंकि a कांस्टेंट है तो उसकी कुछ भी पावर हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ से आपका स्लोप भी निकल जाएगा, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकलेगा, आप लिखोगे dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, वट इज़ दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस चीज़ को उधर ले जाओ तो माइनस की हो जाएगी, तो माइनस y की पावर n m x की पावर कितना m माइनस 1, ठीक है। और ये जो चीज़ है, ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ तो वहाँ गई, अभी अकेली है मल्टीप्लाई में, तो ये चीज़ अपॉन में जाएगी, तो x की पावर m हो गया, n हो गया, और y की पावर कितना हो गया n माइनस 1। अब चाहते हो तो एक जैसा बनाओ इन्हें, चाहते हो तो एक जैसा बनाओ इन्हें। कैसा बनाओगे, देखो एक काम करते हैं, y को ऊपर ही भेज देते हैं, x को नीचे ले आते हैं, और क्या कर सकते हैं ना। ये तो देखो पहले तो अलग अलग कर दो, अलहदा कर दो इन्हें, अलग अलग कर दो। तो माइनस y की पावर n m, x की पावर m माइनस 1 है, तो ये होगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन ये है x की पावर m n, y की पावर n माइनस 1 है, तो ये बनेगा y की पावर n इंटू y की पावर माइनस 1। पता है ना आपको, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है तो अलग भी हो सकती हैं। अब ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। अब आप पे देखिए क्या आया, dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 कितना आया, माइनस तो ऐसी है, m ऐसी है, अपॉन में n ऐसी है। देखो फिर क्या बचा, x की पावर माइनस 1 अपॉन y की पावर माइनस 1। देखो y की पावर माइनस 1 ऊपर जाके, y की पावर माइनस 1 ऊपर जाके y बनेगा, और x की पावर माइनस 1 ऊपर जाके x बनेगा, ये ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर, और पर्टिकुलरली निकालने तो x1 और y1 कर देंगे, तो ये आया माइनस एम वाई वन अपॉन एन एक्स वन, ठीक है। x की पावर माइनस 1 नीचे जाके प्लस की होगी, y की पावर माइनस 1 ऊपर जाके प्लस की हो गई, ठीक है। तो माइनस एम वाई वन अपॉन एन एक्स वन आया। चेक करते हैं, यही है तो अलग तरीके से करा हुआ। चलो ये हो गया। इस स्लोप को कहीं संभाल के रख लेते हैं कि हमारा जो स्लोप है वो कितना है, स्लोप जो है वो आया हम पे माइनस एम वाई वन अपॉन एन एक्स वन। अब देखते हैं कहाँ मंजिल ले जाती। अब हम पे क्योंकि स्लोप आ गया टेंजेंट का, पासिंग पॉइंट हमें पता है x1 कॉमा y1 है, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना देते हैं। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस पासिंग पॉइंट y1 x माइनस पासिंग पॉइंट x1 बराबर स्लोप के, स्लोप आपका है माइनस एम वाई वन अपॉन एन एक्स वन। अब ये देखो प्लस माइनस में आएगी तो इसे कंपेयर कर सकते हैं उससे, इतना आपको सोचना पड़ेगा। इसको कंपेयर करेंगे उससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगी, आप पे बनेगी उसी के जैसी बनानी है ना, एक्स कॉस अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा। ये तो आपका आएगा एन एक्स वन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस एम वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। ये आप पे चीज़ आ गई। अब इसमें भी एक दिक्कत है, वाई एक्स तो आ ही रहा है, उसे कैसे सॉल्व करें। वाई एक्स तो यहाँ पे आ ही गई, इसको भी सॉल्व करना है ना, खोल देंगे तो देखते हैं। एक्स के लिए कंपेयर करते हैं, फिर बाकी सब ऐसे रहने देते हैं। पासिंग पॉइंट भी क्योंकि हमें पता है वो गिवन पॉइंट होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं 2 और 3 ना। एक्स वाई नहीं छेड़ते, एक्स वाई तब तक नहीं छेड़ेंगे जब तक वो ओरिजिन से पास ना हो, ठीक है। तो एक्स वाई के लिए कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। आज तो भाई बहुत बड़ा, तो देखिए कैसे करेंगे कंपेयर, खोलेंगे एक तो है ना। तो हम पे आएगा यहाँ पे कितना, एन एक्स वन वाई माइनस एन एक्स वन वाई वन बराबर, बराबर नीचे लिखते हैं, बराबर है माइनस एम वाई वन एक्स और प्लस एम वाई वन एक्स वन। देखो हम पे एक्स वन वाई वन हमें पता रहता है, एक्स वन वाई वन हमारे फिक्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वाई और एक्स कंपेयर करेंगे, बाकी सब उधर भेजो, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, एन एक्स वन वाई ऐसे रहने दिया ये चीज़, इसको इधर लाए तो प्लस एम वाई वन और यहाँ पे रहा एक्स, ठीक है।
उधर कितना आएगा, ये उधर जाएगा जो x1 y1 वाले हैं, n x1 y1, और ये तो पहले से है m y1 x1। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि m और n तो कांस्टेंट है ही, x1 y1 भी पासिंग पॉइंट होते हैं, पता होता है, इक्वेशन तो x और y बनाते हैं। अब हम इसे कंपेयर करते हैं उससे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x है, साथ में क्या है कॉस अल्फ़ा है, प्लस वहाँ पे कितना है y है, साइन अल्फ़ा है, और इधर कितना है p है, इधर कितना है p की वैल्यू हो रही, ठीक है। तो इनसे कंपेयर करेंगे, मेरे हिसाब से आ ही जाना चाहिए। अब इनसे क्या कॉमन ले सकते हैं, m प्लस n ले सकते हैं, और क्या है x1 y1 तो है ही कॉमन, ठीक है। बना के देखें, कोशिश करते हैं बनाने की, हो ही तो जाएगा इससे। टाइम है, हाँ टाइम तो है, 5 मिनट में बन ही जाएगा। चलिए कंपेयर करके देखते हैं। एक तो पहली बात देखो, x1 y1 तो कॉमन है, और यहाँ से आएगा m, यहाँ से आएगा n। अगर मैं x1 y1 दोनों से कॉमन ले लूँ तो हम पे आएगा m प्लस n, यहाँ से m प्लस n, और यहाँ पे है x1 y1। कंपेयर करते हैं, देखो क्योंकि हमें जनरली x1 y1 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है nx1, ठीक है। y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है साइन अल्फ़ा, ठीक है, बराबर, क्योंकि सब 1 के बराबर होंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है my1, पर उल्टा नीचे मत कर देना, जो ऊपर है सो ऊपर ही है, और x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है कॉस अल्फ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा भी चाहिए, देख लेंगे यार। यहाँ पे है m प्लस n x1 y1, और यहाँ पे कितना है p है, क्लियर, शाबाश। बस अब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले हम पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं। पहला है n x1 अपॉन साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे है m प्लस n x1 y1 अपॉन p। कुछ कटेगा, x1 से x1 कटेगा, बाकी सारी किसकी वैल्यू आएगी y1 की। तो देखो y1 की वैल्यू कितनी आई, y1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें pn आई, ठीक है, pn अपॉन कितना m प्लस n साइन अल्फ़ा, pn अपॉन m प्लस n साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारी y1 की वैल्यू आई, pn अपॉन m प्लस n साइन अल्फ़ा, ठीक है। पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ जाएगा, बट कर लेंगे, है ना, जितना आ रहा है। उसके बाद सेकंड और थर्ड को करेंगे my1 अपॉन कॉस अल्फ़ा, वहाँ पे है m प्लस n x1 y1 अपॉन p, कटेगा y1 से y1। तो देखो x1 की वैल्यू क्या आई, सेम वैसे pm अपॉन m प्लस n कॉस अल्फ़ा, m प्लस n कॉस अल्फ़ा। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रेंड पकड़ में आ ही जाएगा, ये तो छोड़ना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। अब क्या करें, अब क्योंकि ये सर्किल में लाई करते हैं तो x1 और y1 की वैल्यू डाल देते हैं और देखते हैं आता है ही नहीं आता है। टाइम है, टाइम तो है, दूसरे वीडियो में करते हैं। चलो, हाँ, क्योंकि मैं कह रहा था कि ये x1 y1 कुछ और नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। तो ये सर्किल की इक्वेशन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। अब साफ हुआ, क्योंकि x1 y1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे सर्किल की इक्वेशन को। सर्किल की इक्वेशन आपको दिख रही है, उसमें ये दोनों वैल्यू डाल देना, देखो आएगा क्या। ये हम पे सर्किल की इक्वेशन है, इसमें डालेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्किल, यह है x1 की पावर m, यह है y1 की पावर n, और यह है a m प्लस n। x1 की वैल्यू डालते हैं, x1 कितना है ये रहा, तभी आएगा cos m अल्फ़ा जो वो चाहिए। देखो ठीक जा रहे हैं फिर तो। x1 की पावर m है, x1 कितना है pm अपॉन m प्लस n, और यहाँ है cos अल्फ़ा, और इसकी पावर कितनी चलेगी m, और y1 है pn अपॉन m प्लस n, और यहाँ है साइन अल्फ़ा, और इसकी पावर कितनी चल रही है y1 की, ये रहा y1 n, ठीक है, और यह है a की पावर m प्लस n। यह बस पावर्स खोलते हैं तो देखिए क्या आता है, उसको संभाल के रखना। यहाँ से आएगा यार p की पावर m, चलो आ गया, फिर आएगा m की पावर m, चलो आ गया, फिर आएगा m प्लस n की पावर m, ठीक है, m प्लस n की पावर m, ठीक है। आगे p की पावर n, n की पावर n, m प्लस n की पावर n साइन n अल्फ़ा, और वहाँ तो कुछ नहीं है, a की पावर m प्लस n है। यहाँ पे a की पावर m प्लस n नहीं है, इसका क्या करेंगे, a की पावर m प्लस n तो है ही नहीं, p तो है,
ए की पावर एम प्लस एन नहीं है ना यहाँ पे, कहीं वो पी की पावर ही तो नहीं है। नहीं, देखते हैं क्या चीज़ है, कहीं मैंने कुछ छोड़ा ना हो। अब देखो ये बना कितना, देखो ये पी की पावर एम है और ये पी की पावर एन है, बेस सेम, पावर ऐड होगी, पी की पावर एम प्लस एन बनेगा, ठीक है। या एम की पावर एम ऐसी रहने दो, एन की पावर एन ऐसी रहने दो। तो देखते हैं क्या क्या मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ठीक है। उसके बाद अब आप देखना इसको, कॉस वाला कहाँ गया, कॉस लिखा ही नहीं एक यहाँ पे कॉस एन अल्फ़ा भी आएगा, ठीक है, इधर का कॉस एम अल्फ़ा, और यह है ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। पी की पावर एम प्लस एन बना, एम की पावर एम की पावर एन, ठीक है। एम प्लस एन की पावर एम और एम प्लस एन की पावर एन, बेस सेम है एम प्लस एन, पावर ऐड हो जाएगी एम प्लस एन और वो उधर जाएगा। तो यहाँ पे है मेरे पास ए की पावर एम प्लस एन और क्या है एम प्लस एन, बेस सेम, यहाँ पावर एम वहाँ पावर एन, कुल मिला के एम प्लस एन। यहाँ से आया साइन एन अल्फ़ा कॉस एम अल्फ़ा, साइन एन अल्फ़ा कॉस एम अल्फ़ा, ये आया। तो अब सभी आ गए ना, एक तो ये दोनों चीज़ आ गई, ये दोनों चीज़ आ गई, ये दोनों चीज़ वहाँ चली गई, साइन एम ये आ गया, ए की पावर एम प्लस एन है। तो एक चीज़ बस यहाँ छूट रही है, यहाँ पे एक चीज़ और आनी चाहिए, ए की पावर एम प्लस एन, वो हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि ए की पावर एम प्लस एन को फिर एक्स एम वाई एन नहीं डालेंगे यार, उससे लंबा पड़ेगा बहुत, ठीक है। हाँ, ए की पावर एम प्लस एन भी है, शायद मैंने नहीं, अच्छा उन्होंने ऊपर नहीं दे रखा, नीचे तो है ही, हाँ तो उन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट करा हुआ, नीचे तो है ऊपर नहीं है, चलो कोई नहीं, चलता है इतना मिसप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व है y इज इक्वल टू 2 साइन क्यूब साइन स्क्वायर 3x एट x इज इक्वल टू π/6। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल ही दोगे आप। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व के नॉर्मल जो होगी वो इक्वेशन निकालनी है आपको। पहले तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होना चाहिए ना, एक तो आपको दे रखा है π/6, दूसरा y में वैल्यू डाल के मिल जाएगा, और क्या चाहिए, दूसरा y में वैल्यू डाल के मिल जाएगा ना, और क्या चाहिए। क्वेश्चन दिख गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन 2 साइन स्क्वायर 3x एट x इज इक्वल टू π/6, ये आप पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं। देखो x1 तो हमें पता है कितना है, π/6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। y1 यहाँ से मिल जाएगा, जैसे मैं x1 की वैल्यू डालूंगा तो 2 साइन स्क्वायर 3x1। अब मुझे बार बार नहीं बताना चाहिए ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों में होता है ना, कर्व में भी और टेंजेंट में भी कॉमन पॉइंट होता है वो। तो 2 साइन स्क्वायर 3x कितना है x1, π/6 है ना भाई, यहाँ से देखो π/6 है, 3 2 जा 6, तो ये बना 2 साइन स्क्वायर π/2। यार साइन 90 आपको पता है 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 2 × 1 हुआ 2। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x1, y1। x1 तो है π/6 और y1 कितने हैं 2 है। चलो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो आपको स्लोप भी मिल जाएगा। स्लोप कितना होगा, dy/dx एट पर्टिकुलर कब x1, y1 डालना भी पड़ेगा। x1 y1 आपको पता है, x1 है π/6, y1 है 2, तो कितना है 2 है, शाबाश। साइन स्क्वायर का आपको पता है कैसे करना है, पहले पावर का करेंगे, 2 पावर आ गया ही, और जो भी आज कौन है साइन 3x, उसकी 1 पावर कम हो जाएगी, तो 2 आ गया है, 1 पावर कम 1 ही होगा। अब साइन 3x को करेंगे, साइन 3x का होगा cos 3x, और 3x का कितना होगा 3 होगा, तो जो भी नंबर है उन्हें आगे ले आएंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यार मैं डिफ्रेंसिएशन और मतलब डिटेल में नहीं बताना चाहता, आप समझ जाओ, ऐसे ही है ना, 2 ऐसी है
पावर आ गया ही, एक पावर कम होगी साइन का कॉस और अंदर का 3x का 3, 3 2 6, 6 2 12, आप पे आया साइन 3x और कॉस 3x। अब ये पर्टिकुलर निकाल लेंगे x1 y1 में, तो y1 तो डाल ही नहीं सकते, x1 डालोगे, x1 की वैल्यू कितनी है π/6, तो 12 साइन 3 इंटू π/6 और कॉस 3 इंटू π/6, शाबाश। तो 3 2 6, 3 2 6, आगे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, cos 90 जीरो होता है तो ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। cos 90 जीरो होता है, बाकी सॉल्व क्या करना, इक्वेशन बना देते हैं नॉर्मल की, स्लोप इन्फिनाइट आएगा फिर, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, चलो कोई बात नहीं, वो लिखना भी नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है ना, π/6, 2 है, ठीक है, π/6, 2। जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन आपको पता है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और अगर टेंजेंट का स्लोप dy/dx एट x1, y1 है तो इसका होगा -1 अपॉन dy/dx एट x1, y1, ये होगा। चलिए बहुत बढ़िया, पता है ना x1 कितना है, π/6 था और y1 2 था, तो y माइनस y1 था 2, x माइनस x1 है π/6, आगे बढ़ेंगे, -1 अपॉन dy/dx आया 0, इन्फानाइट मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ज़्यादा पागल मत बने करो। तो y माइनस 2 इंटू कितना 0 बराबर कितने के -1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस π/6 के, ये चीज़ हो गई 0, 0 बराबर आए कितने के π/6 माइनस x के, और x इज इक्वल टू π/6 आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है, शाबाश। x इज इक्वल टू π/6 आपकी क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन है, गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, कर्व है y x माइनस 2, x माइनस 3, माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट, ये जो है ना एक्स एक्सिस को कट करेगा, कौन, ये कर्व, वेयर इट कट एक्स एक्सिस, इट कट्स एक्स एक्सिस, कौन कट कर रहा है, टेंजेंट या नॉर्मल, कोई नहीं भाई, कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा, वहाँ पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल लोगे ना, निकालो फिर। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ या कोई कर्व x को कट करेगा तो y 0 होगा, ये तो आपको पता है ना। अगर कोई कर्व जो है x एक्सिस को कट करेगा, x वाली एक्सिस को, तो y यहाँ वहाँ साथियों कितना होगा, 0 होगा। तो x एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो ये जो हमारी इक्वेशन है ना पहली, इसमें पुट करो कितना, y को 0, तो आपको x मिल जाएगा, और फिर y तो मिल ही रखा है 0, तो y1 0 है, x1 मिलेगा आपको। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ये, सर क्या ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल हमें उसी पॉइंट पे निकालनी है जहाँ पे, जैसे मतलब ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा, मान लो एक्स एक्सिस है और यहीं से टेंजेंट बनानी है, यहीं से आपको नॉर्मल बनानी है, तो अब तो सही बात है ना, कट तो कर ही रहा है। ओरिजिन वाला केस नहीं है यहाँ, ओरिजिन से सिर्फ टेंजेंट जा रहा था, आज तो कर्व भी कट कर रहा है ना ये, तो x1 y1 ही होगा ये। तो y1 को 0 डालोगे तो देखो यार होगा क्या, ये चीज़ होगी 0 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है,
माइनस का x है, प्लस का 7 है, और यहाँ पे कितना है 0। ये पूरी चीज़ कट के कितनी हुई 0 हुई, 0 इंटू ये कितना आया 0। फिर ये माइनस का x प्लस का 7 बराबर कितने के 0 के। x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7 आ गई। तो ये आप संभाल के रखना। बस अब आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ ही गई 7,0। ठीक है, कितने 7,0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब आपको क्या निकालनी है, कर्व की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जी आपको। कौन है ये, y x-2 x-3 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जहाँ से आपका टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको उधर ले जा लेते हैं, तो होगा क्या, इज इक्वल टू लगेगा माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, 7 उधर जाके माइनस का डिफरेंशिएशन करेंगे। और कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको पहला मान लेना, इसको दूसरा मान लेना। और कोई चारा है, हाँ सर एक और चारा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यार मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट आना चाहिए, कितना होता है, कितना होगा x² होता है। ठीक है, x², सम कितना होगा -3x -2x -5x और -2 -3 प्लस का 6। ये अब सही है, अब कर लो। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ x² -5x प्लस 6 एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, y एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल तो आता ही है ना, 100-200 बार तो कर ही लिया होगा तुमने। सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का कर लिया, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का करेंगे, x² का 2x -5x का -5 उधर करेंगे। अब x का 1 7 का 0, तो बस इतना ही है। तो dy/dx कितना आया तुम्हारा, उसको उधर भेजोगे तो -5 2x -5 अपॉन ये है पूरा x² -5x प्लस 6, ये चीज़ें हैं ना। और पर्टिकुलरली निकालेंगे कब, x1, y1 मतलब 7,0 में, क्योंकि अब y भी डलेगा ना, तो इसलिए। तो देखिए dy/dx कितना आएगा, मुझे तो लग रहा है 0 ही आएगा। यहाँ से देखते हैं dy/dx एट कितना, x1, y1 7,0, कुछ गलती ना हो तो यही आएगा। और गलती बहुत बड़ी हो चुकी है, बताओ क्या, कि यहाँ पे 1 है ठीक है, 1 है, 0 नहीं है या कुछ नहीं है, तो 1 माइनस होगा ना, dy/dx यहीं रहेगा, ये ऐसी है, और ये आएगा 1 - y 2x -5। अच्छा हुआ अभी देख लिया, दोबारा करना पड़ता। ठीक है, तो 1 माइनस ये इधर चले गया, तो अब ये ऐसा है, फिर कुछ नहीं है, और ये चीज़ अपॉन में आ गई। अब डालोगे तो 1 माइनस y की जगह कितना, y की जगह 0, और अंदर है 2 × 7 -5, क्या डालोगे 0 ही आएगा। नीचे देखो x का स्क्वायर, x 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 × x 7 35 प्लस 6, ऊपर तो 1 - 0 1 ही आएगा। तो पर्टिकुलरली देखो आपका dy/dx एट x1, y1 7,0 में कितना आया यार, ऊपर तो 1 आया, और नीचे सॉल्व करो 49 और 6 कितना 55 35 20, तो 1/20 आएगा। तो स्लोप आपका 1/20 है। ठीक है, और टेंजेंट नॉर्मल की अब इक्वेशन आ जाएगी। तो स्लोप याद रखना 1/20 है, dy/dx किसका स्लोप है ये, टेंजेंट का। नॉर्मल का आपको पता है -20 होगा, -1/1/20 ये। तो टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हैं। एक्सक्यूज मी, देखो क्या बनेगी, y - y1, y1 तो 0 है, x - x1, x1 कितना है 7, तो देखो क्या होगा, y1 तो 0 है, x1 7 है, और स्लोप आपका है 1/20। इसको सॉल्व करोगे 20y x - 7, और आप लिखोगे x - 20y - 7 0। ये आपकी किसकी इक्वेशन है, सॉरी टेंजेंट की। नॉर्मल की भी ऐसी होगी, y - 0 x - 7, बट ये होगा -1/1/20। तो कुल मिला के आएगा, पता है ना -1/dy/dx होता है, -20 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 20। तो आपका आया y इज इक्वल टू -20 × x हो गया -20x, -20 × प्लस माइनस का 7 प्लस का 140।
तो आप पे आया 20x प्लस वाई माइनस 140 इज इक्वल टू 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। क्लियर है? शाबाश। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन हम पे आ चुकी है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि find equation of tangent and normal at point T for curve है x is equal to a sin cube t। पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो y is equal to b cos cube t। ठीक है, ये है टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है टी पॉइंट पे। टी पे आप निकाल ही लोगे, कुछ करना है नहीं आप लोगों को, ऐसे निकाल लोगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालना टी के फॉर्म में हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स जो आपका स्लोप होगा ना टेंजेंट का, वो तभी निकलेगा जब आप डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, टी के रिस्पेक्ट में दोनों को करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट है, यहीं से हमारे पॉइंट निकलेंगे टी वाले। ठीक है, कैसे देखो, आप सबसे पहले डी एक्स बाई डी टी करना। ए ऐसी है, 3 आ गया, या साइन स्क्वायर टी हुआ, साइन टी का कितना हुआ कॉस टी, ये आ गया। अब डी वाई बाई डी टी करोगे तो क्या होगा, बी ऐसी 3 पावर आगे कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी, वो आपका स्लोप निकलेगा टेंजेंट का। कहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स से। ठीक है, तो कैसे निकलेगा वो आपका, डी वाई बाई डी टी ऊपर माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी ऊपर और 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी नीचे, साइन से एक पावर कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, माइनस b बाई ए आ गया, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, तो मेरे हिसाब से बनेगा कॉस अपन साइन कॉट टी। ये आप पे आ गया, ये आपका स्लोप आ गया। अब स्लोप आपको कहाँ चाहिए, टी पे ही चाहिए, और टी तो है ही, टी की जगह टी क्या डालना, तो टी पे तो यही होगा। क्लियर है ना इतनी बातें, इतना ही होगा ना जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपका है एट टी। टी मतलब क्या है, पैरामीटर के यहाँ एक्स वाई नहीं है, टी ही है ना वेरिएबल, तो टी ही रखेंगे, तो टी पे ही है ये। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। पासिंग पॉइंट आपको पता है कितने, x1 y1। कहाँ से निकलेंगे x1 y1 पासिंग पॉइंट, यही तो हैं x और y1, ये कुछ और नहीं है। हमेशा पैरामेट्रिक में यही आपके क्या है, पासिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, x1 y1 यही है, कोई और नहीं है, याद रख लेना। तो y माइनस y1 है b कॉस क्यूब टी, x माइनस x1 है a साइन क्यूब टी, और ये बराबर आया कितने के, माइनस b बाई ए कॉट टी के। कॉट को आप अगर कॉस अपन साइन भी रहने देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी इक्वेशन बन सकती है, बट मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, यहीं से बनाएंगे, y माइनस बी कॉस क्यूब टी और x माइनस ए साइन क्यूब टी बराबर, इसका उल्टा करेंगे तो माइनस ए बाई बी कॉट टी आ जाएगा। कॉट को खोल देना आप कॉस अपॉन साइन में, कॉट को कॉस अपॉन साइन में खोल देना और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर वहाँ से भी बन जाएगा। देखो यहाँ पैरामेट्रिक टी था, यहाँ x1 y1 वहीं से आएगा जो कर्व की इक्वेशन हमें दी है, और कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। ठीक है, जब तक पर्टिकुलरली बोले ना कि टी की वैल्यू क्या है, मान लो अगर टी की वैल्यू आपको दी रहती 30 π/6 π/4 30 कुछ भी, तो हम डालते, ये तो करना तो ऐसे ही है। क्लियर है, शाबाश।
तो अब 2-3 क्वेश्चन बचे हुए ख़त्म करेंगे फिर उसके बाद इसको, ठीक है। गुड।